होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये 30x30 की जो सीरीज है, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में हम लोग चलाने वाले हैं। टॉपिक वाइज आपके सेशंस चल रहे हैं। जो 2023 में क्वेश्चंस पूछे हैं वो अपडेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक पूरा सेट हम करने वाले हैं आज। और क्योंकि जो लोग प्रीवियसली सीटेट दे चुके हैं या मैराथन सेशंस सारे देख चुके हैं या सीडीबी की पूरी प्लेलिस्ट को देख चुके हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं बैचेस में, तो हम कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर चुके हैं और उनके टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगे। तो ये आपको चेक करने के लिए भी है, जब 30 क्वेश्चंस आपके सामने मिक्स्ड टॉपिक्स के रखे जाते हैं तो आप कितना उनको सॉल्व कर पाते हैं। कंपैरेटिवली इजी सेट में इसको कहूंगी जब मैंने देखा पीडीएफ को। तो बट इसमें भी आप कितना स्कोर करते हैं, क्योंकि एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो रहता ही है, चाहे वो कितना भी इजी सेट आपको क्यों ना लगे। तो कुछ 30 क्वेश्चंस, 30 मतलब जो सारे टॉपिक्स हैं आपके 10-15, उन सबको मिला करके स्टार्ट करते हैं सेशन को। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे अगर आपने नहीं किया होगा तो स्टार्ट करेंगे। फटाफट से जवाब दीजिए। आसान क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप कर भी चुके हों। उसका रीजन क्या है कि हमने मिलकर के डेवलपमेंट, प्याजे, जेंडर, सोशलाइजेशन, ये 4-5 टॉपिक हैं जो अपने आप में 7-8 नंबर के हैं, वो कर चुके हैं हम। तो उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व अभी हो जाने चाहिए। 93% लोग ए उत्तर दे रहे हैं। फटाफट से चलेंगे। होल्डिंग अ पेंसिल, यानी पेंसिल को पकड़ना, क्या किसका एग्जांपल है? हमें पता है फाइन मोटर का, क्योंकि आपकी जो हाथ की मांसपेशियां हैं, यानी आपके हैंड्स और फिंगर्स, आंख, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बात आएगी तो फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि इसको पकड़ने में फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। GF गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म गतिक कौशल। सुई में धागा डालना, पेन पकड़ना, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं आपकी, कढ़ाई बुनाई, है ना, आईलाइनर लगाना, ये सब किसका उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल का। क्यों? क्योंकि इनमें आपकी हाथों की मसल्स यानी आपकी उंगलियां और आपकी आंखों की मसल्स का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक, तो पेंसिल पकड़ने में हमें किसका? फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करना होता है। वहीं जब आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो शरीर में तो आपका ऑलमोस्ट पूरा ही यूज हो रहा है, लेकिन जो आपकी बड़ी मांसपेशियां हैं, आपकी टांगों की और आपके पैरों की, वो ज्यादा इस्तेमाल में आ रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक, तो जबकि जो सीक्वेंस है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये भी ध्यान रखना है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स हम सीखते हैं, यानी चीजों को हम पकड़ना सीखेंगे, चलना सीखेंगे। बाद में आप जाकर के ड्राइंग, पेंटिंग, लिखना भी आप बाद में सीखते हैं। पहले आप बहुत सारी एक्टिविटीज जो ग्रॉस मोटर स्किल्स की होती हैं वो सीख चुके होते हैं। तो हम कहेंगे कि पेंसिल को पकड़ना फाइन मोटर स्किल्स। वहीं वाइल किकिंग अ फुटबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, फुटबॉल को किक करना ग्रॉस मोटर स्किल्स। सकल गतिक कौशल या स्थूल गतिक कौशल भी हम इनको कह सकते हैं। सोशल स्किल जैसा इसमें कुछ नहीं है, ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, दोनों ही स्किल्स, चाहे वो मोटर ग्रॉस मोटर हो चाहे वो फाइन मोटर हो। ठीक है, ग्रॉस मोटर नहीं हो सकता पेंसिल पकड़ना। इमोशनल और सोशल का यहाँ अगेन कोई यूज नहीं है, तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछता है हमसे, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। क्या सही है ये नहीं पूछा, तो इनमें से 3 बातें सही हो सकती हैं, कोई एक बात होगी जो सही नहीं होगी। आपको वो नहीं वाली बात को पकड़ना है। ठीक है जी, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग कह रहा है कोई, बहुत ही बढ़िया भाई, गजब। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, डेवलपमेंट डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, बट इन द केस ऑफ पियाजे एंड अदर स्टेज थियरिस्ट, चाहे वो कोलबर्ग हो, चाहे वो फ्रॉइड हो, चाहे वो एरिक्सन हो, जो लोग भी स्टेजेस में बात करेंगे वो ब्रेक करके या डिसकंटिन्यूटी में या अनिरंतरता में देखते हैं विकास को। बाकी ज्यादातर लोग जो है विकास को निरंतर मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, सतत मानते हैं। ठीक है ना, तो ये बात गलत है, इसलिए सही है क्योंकि पूछा ही हमसे क्या है, गलत, कि नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए। बच्चे डिफरेंट रेट पे डेवलप होते हैं, यानी पेस अलग होता है, दर अलग होती है विकास की। सेम एज के दोनों बच्चों में सारे प्रकार के विकास सेम तरीके से चल रहे होंगे, जरूरी नहीं है, किसी में थोड़ा सा स्पीड कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। डेवलपमेंट इज अ, बोल हटा दीजिए, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, एक जटिल अंतःक्रिया कि हमें पता नहीं लग पाता कई बार कौन सी चीज हेरिडिटी से प्ले हो रही है, कई बार एनवायरमेंट से, तो दोनों का क्या है, हम गुणनफल हैं, ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, मतलब अपेक्षाकृत
क्या होता है, व्यवस्थित रूप में होता है। मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली, बट एक ऑर्डर तो है ना कि पहले आप अर्ली चाइल्डहुड में, पहले इन्फेंसी होगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड होगी, लेटर चाइल्डहुड होगा, एडोलेसेंस होगा, फिर अडल्ट बनेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा। ऐसा नहीं होता ना, कभी बुढ़ापा कभी जवानी, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं चलता रहेगा रैंडमली। तो ये ऑर्डरली है, एक सीक्वेंस में होता है, ना कि अचानक से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक बार, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3। 2 डैश लगा दिए गए हैं, डैश एंड डैश आर दी प्राइमरी एजेंट्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की उम्र क्या होती है, 2 से 6 वर्ष। ठीक, तो डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। डी ऑप्शन 70% लोग दे रहे हैं, मतलब आप लोग उत्तर बढ़िया दे पा रहे हैं। और अभी ये वही टॉपिक है शुरुआत के जो हमने किए हैं सीक्वेंस में, है ना। तो इसका मतलब आपकी ये वाले टॉपिक्स की समझ अच्छी बन गई है, मैं ये मान सकती हूँ। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ, नेबरहुड, हाँ बच्चा मंदिर भी जा सकता है ना, मस्जिद भी जा सकता है अगर वो उस धर्म से है तो। लॉ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत तो उसको पता होता ही है, भैया रेड लाइट पे रुकना होता है। अगर आप 5 साल के बच्चे को भी लेके जा रहे हैं तो पता तो होगा ही उसको। लेकिन क्या वो प्राइमरी है? दुनिया की तौर तरीके सीखना सामाजिकरण है, समाज में कैसे रहते हैं ये अडेप्ट करना, एसिमुलेट करना, इंटरनलाइज करना, क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है। प्राइमरी यानी मुख्य कौन है, प्राथमिक कौन है इस समय में, तो प्राथमिक हमेशा परिवार होगा, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा हो। हालांकि प्राइमरी रोल बदल जाएगा समय के साथ। अगर एडोलेसेंस की बात होगी तो दोस्तों का रोल वहां ज्यादा है, अगर लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है तो वहां अगेन टीचर्स का रोल भी काफी ज्यादा है। ठीक है ना, तो बात सही है या नहीं। नेबरहुड, नेबरहुड परिवार के बाद आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में जब भी प्राइमरी एजेंट्स की बात हो रही है और घुमा के क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है तो फैमिली ढूंढना है। उस केस में फैमिली सिर्फ एक ऑप्शन में है, सबसे पहले फैमिली प्राइमरी होती है एंड नेबरहुड इज सेकेंडरी। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि साथ में दिए हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, फैमिली एंड नेबरहुड दोनों अगर साथ में आ जाएं तो दोनों प्राइमरी का रोल निभा सकते हैं। ठीक है ना, तो नेबरहुड की अपनी कोई वैल्यू या अपना कोई अस्तित्व तो बहुत ज्यादा नहीं है। ये परिवार के साथ आए तो प्राइमरी में चला जाता है, ये स्कूल के साथ आए तो सेकेंडरी में चला जाता है। ठीक है ना, तो नेबरहुड यहाँ अकेला लिखा हुआ था तो इसकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सोशल पॉलिसीज के साथ लिखा है और सोशल पॉलिसीज प्राइमरी नहीं होती। तो फंसना नहीं है क्वेश्चन में। प्रिंट मीडिया हमेशा सेकेंडरी होगा, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। अगर सेकेंडरी पूछा जाता तो सी ऑप्शन हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के बारे में है। पियाजे अब हम डिस्कस कर चुके हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage most children develop concerns about social issues and justice? ये क्वेश्चन मैं आपको पियाजे के टॉपिक में भी करा चुकी हूँ, है ना। ये 27 जनवरी का पेपर है आपका, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ सामाजिक मुद्दों के प्रति न्याय, तो ये सारी बातें जो है कन्वेंशनल नहीं है, ये एक तरह से हाँ कन्वेंशनल लेवल है। और अगर देखा जाए तो थोड़ा पोस्ट कन्वेंशनल की तरफ बच्चा इस उम्र में चलने लगता है। तो हम ये कहेंगे ये जो न्याय की भावना है ये एटलीस्ट 12 से 18 में डेवलप होती है कि हम न्याय या सोशल मुद्दों पर सच में अपनी एक समझ लेकर के चलते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है हमारे अंदर, है ना। उससे पहले ज्यादातर जो लॉ है उसी के बेसिस पे आप चल रहे होते हैं, और उससे भी पहले बचपन में आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो औपचारिक संक्रियात्मक में सोशल इश्यूज एंड जस्टिस पे बच्चा सोच पाएगा, क्योंकि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी यहाँ आ जाती है। एक और क्वेश्चन ये भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, कौन सी एज में समझ आएगी। A student observes that stick A is larger than stick B, यानी stick A है ये बड़ी है किससे, stick B से, and stick B is larger than C, और B बड़ी है C से। Based on this observation, the student infers that stick A is larger than stick C, but when asked some same problem verbally, he fails to make correct inference। यानी कि जब उससे वर्बली पूछी जाती है ये बात तो बच्चा इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। मतलब क्या हुआ भाई, ए जो छड़ी है या पेंसिल है वो लंबी है बी से, बी बड़ी है सी से। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए सी से बड़ी है। लेकिन जब ये बात वर्बली, जब दिखा करके पूछा जाता है 3 पेंसिल्स को तो वो बता देता है, लेकिन वर्बली पूछने पे उसको समस्या होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको दिक्कत होती है। ठीक, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। जब मूर्त चीजों को देख के तो हम बता देते हैं, इनके प्रति लॉजिक आ जाता है, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच और फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीजों में दिक्कत होती है जो हमारे सामने नहीं होती, जिन पे हमें दिमाग में सोचना पड़ता है। ठीक है ना, तो सिंपल आंसर इसका क्या है, 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल में बिना देखे भी बता देगा, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इमेजिन करके भी बता देगा, है ना, अमूर्त चिंतन होगा तब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग ने कौन सा एक सिद्धांत या कौन सी एक स्टेज इनमें से दी है। 4 ऑप्शंस हैं, 4 अलग अलग थियरिस्ट के, अलग अलग सिद्धांतकारों के हो सकते हैं। आपको कोहलबर्ग के
सिद्धांत को या उसकी स्टेज को पहचानना होगा कि कोहलबर्ग ने इन सब में से किसके बारे में बात की है। ऑप्शन ए है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं, ZPD। याद आई कौन व्यक्ति? वाइगॉस्की। ठीक है ना, ये तो वाइगॉस्की ने दी है, कोहलबर्ग ने नहीं दी। आंतरिक वाक इनर स्पीच, इस पे भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वाइगॉस्की ने 3 प्रकार की स्पीचेस दी हैं। एक है आपकी सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच जिसको इनर स्पीच कह सकते हो, है ना। ये साइलेंट इनर हो जाए तो इसके नेक्स्ट वाली बात हो गई, तो ये साइलेंट इनर है वाइगॉस्की। ठीक, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक सेल्फ सेंटर्डनेस को दर्शाती है, और प्याजे प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक कहते हैं, तो ये प्याजे ने दी है। तो दो जो ऑप्शंस हैं बी और सी वो वाइगॉस्की से संबंधित हैं, डी जो है वो प्याजे से संबंधित है। वहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये कोई बताना चाहेगा कौन सी स्टेज है कोहलबर्ग की? ये है कोहलबर्ग से संबंधित। मतलब जस्ट आपको पहचानना था, इससे आसान क्वेश्चन कोहलबर्ग पे क्या बनेगा कि आपको जस्ट एक स्टेज का नाम दे दिया जाए और उसमें से 3 ऑप्शन गलत ही होंगे, एक ही सही होगा जो कोहलबर्ग ने दिया होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी के 3 आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां लिख पता है पहली स्टेज होती है क्या? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। नोट्स पढ़ लो यार, फ्री नोट्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट वो पढ़ लो एक बार। सेकेंड स्टेज होती है टिट फॉर टैट यानी म्यूचुअल एक्सचेंज की, जैसे को तैसा, आप मुझे 2 रुपए दो, मैं आपको कुछ काम कर दूंगा, मतलब बदले में कुछ चाहिए, गिव एंड टेक। थर्ड स्टेज होती है हमारी क्या? थर्ड स्टेज होती है हमारी लॉ गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की तारीफ सुननी है हमें। फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज, और फिर आती है फिफ्थ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सिक्स्थ है आपकी नाम बताना यार मेरे को सिक्स्थ का, मैं सिक्स्थ का नाम भूल रही हूँ अभी के लिए। पोस्ट कन्वेंशनल में जो सिक्स्थ स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स यानी खुद के एथिक्स पे आप चलते हो, समाज में एक नियम बना रहे, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में बात यहाँ हो रही है। ठीक, तो ये स्टेज 5 की बात हुई। खैर स्टेज हमसे पूछा नहीं है। अच्छा 4 और 5 के नाम जो हैं कई बार सेम मिल जाएंगे आपको, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्योंकि कई सारे नाम हैं इनके, वो कंफ्यूज कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को भी कई बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राजेश आ 3rd ग्रेड स्टूडेंट। 3rd ग्रेड मतलब वो नहीं है कि 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड मतलब 3rd कक्षा, तीसरी कक्षा का बच्चा है राजेश। तीसरी कक्षा का बच्चा कितने साल का होगा? 9 साल का होगा, क्योंकि हम 6 साल के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन दिलाते हैं, तो 9 इयर्स का बच्चा है। ठीक, वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एक समस्या का समाधान निकालने में उसको समस्या हो रही है। सीइंग दिस हिज टीचर प्रोवाइडेड हिम सम क्यूज, यानी उसके टीचर ने कुछ उसको हिंट्स दिए, क्यूज दिए, फॉलोइंग विच ही कुड फाइंड द सॉल्यूशन। जब टीचर से मदद मिली या हिंट दिया टीचर ने, कहीं किसी स्टेप पे हेल्प कर दी, तो वो सॉल्यूशन तक पहुंच गया खुद से। वाइगॉस्की की भाषा में या इन लेव वाइगॉस्कीज टर्म्स, टीचर्स स्कैफोल्डिंग हेल्प्ड राजेश टू अचीव व्हाट, क्या अचीव करने में टीचर की स्कैफोल्डिंग ने, इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे कि टेम्परेरी हेल्प, वो हेल्प जो जहां आप अटके हैं वहां कर दी जाए आपको। ठीक है ना, तो ये स्कैफोल्डिंग से, इस टेम्परेरी हेल्प से, इस पाड़ से बच्चे को क्या अचीव करने में आसानी हुई होगी। तो आपको पता है ईगोसेंट्रिज्म तो वाइगॉस्की का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इरिवर्सिबल थिंकिंग अचीव करने में नहीं, बायोलॉजिकल मैचुरेशन नहीं, इस पे ये आप नहीं अचीव करा सकते, बायोलॉजिकल मैचुरेशन ऑटोमेटेड होती है। ठीक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र को प्राप्त करने में आसानी हुई होगी बच्चे को, मतलब बात वाइगॉस्की करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और इतना ज्यादा जूम करके नहीं देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट्स एम्फेसाइज्ड ऑन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और कौन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। याद कीजिए थोड़ा सा, बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी है, बिहेवियरिस्ट है, ना कि, और ये जनरली आपको इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं होता, बस लैंग्वेज को इन्होंने इमिटेशन की बात की है, रीइंफोर्समेंट की बात की है ना, सीटेट में नहीं पढ़ना होता बेसिकली। लॉरेंस कोहलबर्ग तो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, और वो भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे बेस्ड, पियाजे की थियरी पे बेस्ड है, और पियाजे तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है नहीं। सिगमंड फ्रॉइड का कोई लेना देना नहीं है, वो साइको एनालिस्ट हैं, यानी मनोविश्लेषणवादी हैं, जो अपने आप में एक अलग समुदाय है साइकोलॉजी का, यानी अलग स्कूल ऑफ थॉट है।
तो वाइगॉस्की इज द राइट आंसर। जब भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आए, सामाजिक रचनावादी की बात आए, कंस्ट्रक्टिविज्म कौन व्यक्ति संरचनावाद में जो चाहेगा बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय होकर के सीखे, लेकिन समाज में एक्टिविटी करके सीखे, समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखे, उम्र का इनको फर्क नहीं पड़ता। वहीं वाइगॉस्की क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो कहते हैं एक्टिविटी पे जोर ज्यादा है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे। तो वाइगॉस्की इज द राइट आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए टॉपिक सेम है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जैसे मेटाकॉग्निशन हो गया, इस बार प्लास्टिसिटी दे दिया, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो अपडेटेड फॉर्म में हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा जो समस्या आ रही है लोगों को, वो आ रही है नए क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि नए क्वेश्चंस का तरीका पूछने का बदल गया है। पहले 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता था, जनरली हद से हद 2 लाइन में, अभी क्वेश्चन मिनिमम 3 से 4 लाइन में खत्म होता है। तो लेंथी बन गई हैं चीजें, पढ़ के समझना, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, चाहे आपने कितनी भी थियरी पढ़ ली हो, ठीक है ना। और सही वे में प्रैक्टिस जरूरी है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, यानी एक्टिविटी करके सीखना, ये क्या कहते हैं इसको हम, करके सीखना। डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज के द्वारा सीखना। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोग के द्वारा, कोलैब करके सीखना, 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके एक दूसरे की मदद करके सीख रहे हैं। ये किस एक थियरी में या किस प्रिंसिपल के अंदर आते हैं बताइएगा। तो करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। एक वर्ड याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द है यहाँ पे, है ना। प्रोग्रेसिव वर्ड जहां लग जाए इसका मतलब आगे बढ़ने की बात हो रही है, आप चेंज हो रहे हैं बेहतर के लिए, प्रोग्रेशन कर रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं आप, है ना। व्यवहारवादी लोग तो भैया डंडे की बात करेंगे, रिवॉर्ड की बात करेंगे, पनिशमेंट की बात करेंगे। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम भी एक्टिव नहीं रखता बच्चे को, कोलैबोरेटिव नहीं रखता, वो इंडिपेंडेंटली एक्टिव नहीं होता इस क्लासरूम में। पैसिव तो बच्चा रखना ही नहीं हमें, पैसिव है इसका मतलब चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड ही है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दिया है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। प्रगतिशील शिक्षा का जो सिद्धांत है उसकी बात कौन करते हैं बताओ, जॉन डुई या जॉन डीवी कह देते हैं इनको हम हिंदी में। इन्होंने 20th सेंचुरी में यानी 1900s के अराउंड 1920 के आसपास लैब स्कूल्स खोले। पूछा जाता है लैब स्कूल्स किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए लैब स्कूल्स, हिंदी में भी लैब स्कूल्स ही कहेंगे, लेबोरेटरी स्कूल्स। तो लैब स्कूल्स जो है वो उदाहरण है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, लर्निंग बाय डूइंग का, करके सीखने का। और लैब स्कूल्स या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है बच्चे को करो एक्टिव, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। और प्रेजेंट लाइफ के लिए एजुकेशन किसके लिए है, प्रेजेंट लाइफ के लिए, यानी उसका जो आज का प्रेजेंट या वर्तमान जीवन है उसको आप बेहतर बना सकें, सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये सारी बातें जॉन डुई करते हैं। बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होती है, यानी बच्चे को सेंटर में रखो, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले थे अमेरिका के अंदर अपनी वाइफ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है राधिका इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। राधिका क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना। स्पोर्ट्स मैन या विमेन लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, है ना। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है, यानी अच्छी डांसर भी है। तो राधिका इज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड अ गुड डांसर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी एक पुस्तक थी 1983 में, 7 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की थी, फिर बढ़ के 8 हो गए, अभी 9-10 तक भी हैं, बट हमें 8 ही याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेगा। तो गार्डनर आईक्यू वगैरह को बहुत ही डिस्कार्ड कर देते हैं, वो कह रहे हैं ये आईक्यू या टेस्ट लेके या इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं हो सकती, मल्टीपल टाइप हो सकता है इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट होने के। कोई डांस में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई लैंग्वेज में यानी भाषा में अच्छा होगा, कोई नेचर को समझने में अच्छा होगा, है ना। तो अगर हम बात करें कौन सा प्रकार है इंटेलिजेंस का, जहां पे व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन है अगर कोई, तो यानी शरीर का इस्तेमाल करता होगा, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ये सब आता होगा। गुड डांसर में भी शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है ना। तो ज्यादा इस्तेमाल किसका हो रहा है दोनों चीजों में, बॉडी का। इसका मतलब बॉडी पे पकड़ है, बॉडीली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है, बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस इनमें पाई जाएगी। इनको इंटेलिजेंट कहेंगे किस तरह से, बॉडीली काइंस्थेटिक में। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो बॉडीली काइंस्थेटिकल इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाकी इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, बट वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। हो सकता है कि वो स्कूल एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या अदर एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे आपको, जिन्होंने स्कूलिंग ही मुश्किल से खत्म की होगी और या ठीक से भी कर ली होगी, उसके बाद पढ़ाई नहीं की। तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हुए, बिल्कुल हुए। क्यों, क्योंकि बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें है। लिंग्विस्टिक के लिए हमें कोई कवि या किसी राइटर को पकड़ना पड़ेगा। इंट्रापर्सनल वो होती है जो व्यक्ति खुद को समझने में अच्छा हो, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, है ना।
म्यूजिकल इंटेलिजेंस AR रहमान या जो भी लोग अच्छा गाते हैं या सुर क्या कर सकते हैं, कंपोज करना जानते हैं। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इज द राइट आंसर। बॉडीली काइनेस्थेटिक ही आंसर आएगा आपका जब आपसे पूछा जाए, स्पोर्ट्स पर्सन पूछ लिया, डांसर पूछ लिया, कोई भी काम जो भी बॉडी से होता है अगर कोई उसमें अच्छा है ना। तो ये एक बेसिक बात है। बॉडीली काइनेस्थेटिक आपका पायलट में भी यही चीज ज्यादा विद्यमान है। और जो सर्जन है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडीली काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो सर्जन अगर हल्का सा भी इधर से उधर कट लगा दे, कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं, है ना, तो सर्जन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक, अब सर्जन को और पायलट को दोनों को दूसरी कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। वो क्या है, वो है आपका जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, कि इनको स्पेस का भी पता होता है। अगर पायलट को दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो वो कैसे काम करेगा। सर्जन को अगर स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है तब भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो मेन है बॉडीली काइनेस्थेटिक होना। अगर पायलट बॉडीली ठीक नहीं है, दिशाओं का ज्ञान है, तब भी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। तो मेन काम बॉडीली काइनेस्थेटिक का होता है, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो आपके डांसर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट से, देखिए क्या जवाब होगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डैश फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द प्राइमरी लेवल। यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे के लिए किस भाषा को प्रायोरिटी पे या महत्व ज्यादा देना चाहिए 6 से 11 वर्ष के बच्चे को अगर आप सिखाना चाह रहे हैं। तो सिंपल बात है, प्राथमिक स्तर के बच्चे की शिक्षा के लिए आपको मदर टंग, 95% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। कहां से सही उत्तर दे रहे हैं, क्या क्या क्या, अच्छा ए ऑप्शन, ठीक है, फिर ठीक है, मुझे लगा बी कह रहे हो आप। नहीं, फॉरेन लैंग्वेज नहीं, मदर टंग, मातृभाषा, जो उसके घर में बोली जाती है, जो उसकी घर की भाषा है। ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली साइन लैंग्वेज जो ऐसे जेस्चर्स का प्रयोग करके बोली जाती है, वो डेफ एंड डम लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो बोल और सुनने में उनको दिक्कत होती है, तो एक्सप्रेशंस का या जेस्चर्स का यूज किया जाता है। मदर टंग यहाँ मातृभाषा, बच्चे घर में पंजाबी बोली जाती है तो उसको प्रायोरिटी दीजिए। मतलब जिस भी भाषा को वो जानता है उस पर थोपिए मत अपने स्कूल की लैंग्वेज। मदर टंग की बात NCF भी करेगा। कोठारी आयोग में सबसे पहले 1964-66 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी। त्रिभाषा सूत्र, पहली भाषा मदर टंग, दूसरी भाषा इंग्लिश हो सकती है या हिंदी हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। इंग्लिश मान लेते हैं क्योंकि बच्चे की मदर टंग यदि हिंदी है तो दूसरी भाषा इंग्लिश हो गई। और थर्ड लैंग्वेज आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, 22 भाषाओं में से कोई भी एक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लिंग रूढ़िवादिता को कौन सा एक स्टेटमेंट दर्शाता है। स्टीरियोटाइप मतलब किसी भी एक तरफ झुके होंगे या जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उन्हीं को आप मान के बैठे हैं, है ना, कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां बाहर के काम नहीं करती हैं या स्पोर्ट्स में नहीं जाती हैं। ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। ठीक है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये भी क्या हुआ, स्टीरियोटाइप हो गया, क्योंकि एक्चुअल में इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है जी, लाइक शेयर भी करते रहना खुशी खुशी, ये नहीं भूलना है, हमारे यहाँ ये मैंडेटरी हो जाता है। मतलब उतना मैंडेटरी नहीं है, ये आपके हाथ में ही है ना। देखिए कथन जो है लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, तो आप लोग उत्तर दे रहे हैं बी, 82% लोग। गर्ल्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन एकेडमिक्स एज बॉयज, इक्वल कर दिया तो भैया फिर तो स्टीरियोटाइप बचा नहीं। गर्ल्स आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड, जेंटल एंड इमोशनल, ये बात एकदम सही है। ये जेंडर वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि लड़कियों से क्या है, एक्सपेक्टेड है, ये समाज ने एक्सपेक्ट किया है कि उनको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, है ना, लोअर टोन में बात करनी चाहिए, है ना, जेंटल और इमोशनल, हमेशा रोते पीटते ही रहे बेचारी, कोई भी टफ डिसीजन लेना पाए। ये क्या कर दिया, स्टीरियोटाइप है, ये ठप्पा लगाना, ये लेबलिंग कहते हैं इसको। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी गर्ल्स वेल बिहेव्ड हों, सब बहुत सॉफ्ट टोन में ही बात करें, या फिर सारे जो हैं इमोशनली ही हो, हर टाइम आंसू ही बहाएं। मतलब इमोशनल लड़के भी हो सकते हैं ना, दोनों ही लोग इमोशनल हो सकते हैं। ठीक, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव कॉम्पिटेंसी टू डू, और लड़के भी सॉफ्ट स्पोकन या वेल बिहेव्ड हो सकते हैं। तो ये सिर्फ गर्ल्स पे ठप्पा लगा दिया, इसका मतलब स्टीरियोटाइप है, बायसनेस की तरफ जा रहे हैं हम, एक तरफ झुक रहे हैं। स्टीरियोटाइप में हमेशा बायसनेस इंक्लूडेड होती है। देखिए स्टीरियोटाइप का मतलब है रूढ़िबद्धता जो चली आ रही है। बायस स्टीरियोटाइप भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप लड़कों को दबा रहे हैं, तब भी वो बायसनेस हो गई, वो फिर कि किसी एक तरफ आप झुके हुए हैं। स्टीरियोटाइप में बायसनेस हमेशा होगी, क्योंकि पक्षपात किसी ना किसी एक तरफ तो है ही ना। ठीक है ना। तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव कॉम्पिटेंसी टू डू वेल इन स्पोर्ट्स। अब इसमें कहां से स्टीरियोटाइप है, ये तो इन्होंने इक्वालिटी की, पैरिटी की बात कर दी। गर्ल्स कैन हैंडल बोथ एजुकेशन एंड फैमिली इन द सेम वे एज बॉयज डू, तो ये अगेन फिर वैसी सी बात कर दी इक्वालिटी की। ठीक है ना। तो हमें जेंडर क्या बनना है, जेंडर पैरिटी रखनी है। इसीलिए अभी आप देख रहे हैं BCCI ने कुछ टाइम पहले बैट्समैन वर्ड होता था उसको बेटर कर दिया। बेटर मतलब भाई जो बैट का इस्तेमाल करे, अब इसमें मैन ही होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? फटाफट से जवाब देंगे। एक है असर्शन, देख रहे हैं कितने लेंदी हो गए क्वेश्चंस, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना इनका जरूरी बन जाता है, ठीक है ना। पहला जो कथन है, अभिकथन, वह है एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यानी अ टीचर शुड अवॉइड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। अब स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड सुन के हम बह जाते हैं, हमें लगता है अरे बड़ी स्टैंडर्ड वाली बात होगी, ये समाज में ऐसे चलता है ना ये शब्द, यानी स्टैंडर्ड मतलब कुछ अच्छा ही होगा, एक मानकीकृत बात होगी। तो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम हमेशा अच्छा नहीं होता, और बच्चों के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में तो अच्छा नहीं ही होता। तो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम मतलब सबके लिए एक जैसा। देखिए, आप पक्षपात ना करें, बट करिकुलम सबके लिए एक जैसा हो गया तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा वहां पर, ठीक। तो इन अ क्लासरूम कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, यानी अलग अलग समाज से, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग वर्ग से बच्चे आ रहे हैं, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई मिडिल क्लास होगा, कोई किसी जाति से होगा, कोई किसी धर्म से होगा। अगर इस स्थिति में आपने सबको एक डंडे से हाँक दिया, यानी डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, हर किसी को हम एक डंडे से नहीं हाँकते। जब बात आती है करिकुलम की, हम डिफरेंसेस का ध्यान रखते हैं, मल्टी लेवल की बात करते हैं। रीजन क्या दिया है इसका? तो ये बात अपने आप में गलत हो गई कि स्टैंडर्डाइज नहीं, हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएटेड करिकुलम जिसमें विभिन्नता हो उसका इस्तेमाल करना है, अलग अलग बच्चे की नीड को वो फुलफिल कर सके। आपकी किताब में गुजरात का भी एग्जाम्पल हो या चैप्टर हो, और दिल्ली के बारे में भी बात हो, और कन्याकुमारी के बारे में भी बात हो, और कश्मीर के बारे में भी बात हो, इसका मतलब हमने विभिन्नता में एकता की बात कर दी। लेकिन स्टैंडर्डाइज करिकुलम क्या कहेगा? सबको एक डंडे से हाँको। और ईवीएस की किताब अगर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी या बाकी किताबों में भी क्या कोशिश रहती है कि सबको इंक्लूड किया जाए। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ये एकदम खराब बात है। दो प्रकार की मोटिवेशन है मुख्य रूप से, एक है इंट्रिंसिक यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, दूसरा है एक्सटर्नल या बाहरी अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन बिल्कुल भी बेस्ट नहीं हो सकती बच्चों के साथ डील करने में, क्योंकि एक्सटर्नल क्या है? रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, ये सारी चीजें एक्सटर्नल हैं। तो बच्चा लालच के लिए करेगा, या कोई भी व्यक्ति जब सिर्फ लालच के लिए या बाहरी फैक्टर्स के लिए काम करेगा तो एक टाइम पे या तो वो अंदर से एग्जॉस्टेड महसूस करेगा, यानी कि खत्म महसूस करेगा, या फिर उस रेस में भागते भागते खाली अंदर से हो जाएगा, या फिर जिस टाइम पे वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो उस काम को छोड़ देगा। तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशन नहीं मानी जाती। इंटरनल मोटिवेशन, बाहर रूप से अभिप्रेरणा को नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन को हम पॉजिटिव या बेहतर मानते हैं। दोनों ही बातें जो है वो गलत हो गई। तो ANRR फॉल्स, जबकि इसका उत्तर सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लोग ढेर हो जाते हैं, उनको लगता है पेट पे बाण लग ही गया, प्रभु अब तो सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब सही है क्योंकि दोनों गलत हैं इसलिए सही है, ठीक है। ANRR फॉल्स, दोनों ही गलत है, ना तो ये सही है ना ये सही है। स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत पाठ्यचर्या की जगह डिफरेंशिएटेड या मल्टी लेवल होता तब तो बात सही थी। सबको एक तरह से नहीं पढ़ाना होता, मल्टीपल स्टाइल्स के बच्चे हैं सीखने के, मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स हैं, मल्टीपल पढ़ाने के तरीके भी होने चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर एनकरेजेस क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता, कुछ नए करने की क्षमता, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्या समाधान करता बने बच्चा। तो शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता, यानी 4 प्रश्न पूछे गए हैं ऑप्शंस में, इन चारों में से कौन सा एक प्रश्न है जो बच्चे में कुछ नया करने को बढ़ावा देगा और समस्या समाधान कौशलों को विकसित करेगा। समस्या समाधान कौशल क्या होते हैं? कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आए तो वो उसके सॉल्यूशन सोच पाए, यानी मल्टीपल वेज में वो सोच पाएगा तभी तो सॉल्यूशन सोच पाएगा। जो व्यक्ति के दिमाग में आइडिया ही एक आता है वो कहां से सॉल्यूशन सोच पाएगा? वो तो हर चीज को यही कहेगा इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ हटके करना लीक से, ठीक है ना। जैसे अभी गर्मियों का समय, मटका आया था हमारे घर पे कुछ टाइम पहले। अब उस मटके में पहले क्या होता था? मटका गोल होता था, उसमें कोई टैप नहीं लगी होती थी। किसी ने तो सोचा ही होगा, क्रिएटिविटी लगाई होगी, उसने क्या किया? टैप लगा दी उसमें मटके में। अब आपके लिए आसानी हो गई कि आप उस टैप को, क्योंकि पूरी दुनिया बदल गई, टैप का समय आ गया तो वहां पे भी जरूरी था, तो मटका प्लस टैप लगा दिया, क्रिएटिविटी हो गई, कुछ अलग कर दिया। अभी किस लेवल की क्रिएटिविटी है उस पर नहीं जाएंगे, बट क्योंकि क्रिएटिविटी के भी लेवल्स हैं, एक थर्ड क्लास क्रिएटिविटी भी है और एक टॉप लेवल क्रिएटिविटी भी है, तो बट इट इज क्रिएटिविटी कि कुछ नया, कुछ डिफरेंट सोचा, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है? समस्या का समाधान ढूंढे जो व्यक्ति। व्हाट इज पॉल्यूशन पूछ करके आप बच्चे को क्रिएटिव बना पाएंगे? भाई सोचने पे मजबूर व्हाट इज पॉल्यूशन से होगा, पॉल्यूशन की तो डेफिनेशन होती है, वो बता देगा और काम खत्म। तो ये तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है ओपन एंडेड क्वेश्चन से। 2 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, एक है क्लोज्ड एंडेड, दूसरा है ओपन एंडेड, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जिनका एंड ओपन हो, जिन पे कुछ इतनी दिशाओं में सोचा जा सके जिसकी हद नहीं है।
वो ओपन एंडेड होते हैं, और ओपन एंडेड से ही हमारी थिंकिंग बेटर होगी, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होगी और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी ओपन एंडेड से। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब दिशाओं में सोचना, यहाँ पे कोई दिशाओं में सोचना नहीं है, सिंपल डेफिनेशन बता देनी है क्या पॉल्यूशन होता है। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, वो भी लिमिटेड कॉजेज होंगे, इसमें भी आप क्या है कुछ हद तक ओपन एंडेड है, बट क्रिएटिविटी कुछ नया सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सारे रीजंस पता ही है हमें पॉल्यूशन के। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स भी हमें पता ही है भैया, ध्वनि प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण, फलाना प्रदूषण, ये भी हमें पता है। तो हाउ कैन यू कंट्रोल पॉल्यूशन इन योर सिटी, अब ये एक ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन सामने प्रेजेंट नहीं है पहले से। कुछ पता होंगे, कुछ नया भी सोच सकता है बच्चा अपने दिमाग से। तो अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, यानी ज्यादा सोचना इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों क्वेश्चंस में से डी ऑप्शन में पड़ेगा। कुछ नया सोचेंगे बच्चे, कोई कहेगा भैया मैं तो अपने पिताजी को कहूंगा गाड़ी लेके ना जाएं, हम बैटरी वाली चीजें इस्तेमाल करें, हम फलाना करें, बहुत सारी चीजों पे बच्चा थॉट देगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया ये, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जिसका आंसर फिक्स नहीं है, इसमें काफी जगह है, सोचने का स्कोप है, ठीक है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी, अब सारी चिंतन, और डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का सीधा नाता है। किसने कहा है? जॉय पॉल गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड ने। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। आकलन क्या है? जांचना। तो जांचने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमेशा जांचने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कुछ पता करना, रीजंस का पता लगाना, है ना। जांचने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बताइए फटाफट से। कोई कह रहा है प्लीज चेक 13th नंबर क्वेश्चन, अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। देखिए समझते हैं क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का मुख्य उद्देश्य है मूल्यांकन का, टेस्ट करने का, जांचने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। लेबल करना, ये सबसे नेगेटिव वर्ड है, जहां दिख जाए भाग जाओ इससे दूर। यदि क्वेश्चन में नॉट नहीं लिखा हुआ तो लेबलिंग क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ठप्पा लगाना, ये वीक है, ये फर्स्ट आता है, ये थर्ड है, मतलब आप किसी पे ठप्पा लगा रहे हैं, नामीकरण कर रहे हैं, है ना। ये फलानी जाति का बच्चा है, ये फलाने समूह का बच्चा है, किसी भी रूप में लेबलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, है ना। तो इसलिए तो मूल्यांकन नहीं करते कि किसी को लेबल करेंगे। कंप्लेनिंग टू द पेरेंट्स अबाउट व्हाट देयर वार्ड कैन नॉट डू। अब इस ये भी आकलन इसलिए नहीं होता कि क्या नहीं कर सकता बच्चा, हम देखते हैं स्ट्रेंथ किस तरफ है, वीकनेस किस तरफ है, क्या किया जा सकता है, इससे भी लेबलिंग ही होगी। सी ऑप्शन है ड्राइंग कंपैरिजंस एंड क्रिएटिंग हायरार्कीज अमंग स्टूडेंट्स। हायरार्की क्या होती है? ये ऊपर हैं, ये दूसरे नंबर पे आते हैं, ये थर्ड पे आते हैं, ये फोर्थ पे आते हैं। जैसे एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा की या सोशल स्ट्रेटा की हायरार्की हो गई, भैया ये रिच क्लास है, ये क्या है मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, या ये लोअर क्लास है, तो ये हायरार्की हो गई। हायरार्की बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना, हम जांच किस लिए रहे हैं? हम जांच इसलिए रहे हैं कि किसी बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है उसका हमें पता लग जाए, उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो हमें पता लग जाए, फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इसलिए टेस्ट किया जाता है, इसलिए आकलन किया जाता है, ना कि जांचने के लिए। ठीक है जी। चलिए खैर इस पे ज्यादा चर्चा फिर कभी करेंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक बार देख के आते हैं क्या समस्या हुई आप लोगों को। अ टीचर शुड अवॉइड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम इन अ क्लासरूम कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम, बिल्कुल सही है आप लोग। ये अवॉइड मैं ही भूल गई, आप लोगों को कहती हूँ अवॉइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अवॉइड लिखा हुआ है ना। इसमें तो मेरे ही पेट पे बाण लग गया, ये मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल क्या है इसकी लैंग्वेज, मैं अवॉइड पढ़ना भूल गई। यहाँ अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ इसका पोल दोबारा से दे दो। और अगर हम बात करते हैं किस चीज की, रीजन की, तो बच्चे जो हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन से सीखते हैं। ये तो नेगेटिव या गलत था, फॉल्स था, लेकिन ये बात ट्रू हो गई सिर्फ एक शब्द लिख देने से कि अवॉइड करना चाहिए। अगर ये अवॉइड नहीं होता, शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड, या फिर लिखा होता कि शुड बी प्रमोटेड, शुड प्रमोट स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, या फिर नॉट अवॉइड भी लिखा होता, तब भी आंसर वही हो जाता। तो हल्का सा लैंग्वेज में चेंज होगा और कहानी खत्म, है ना। तो हल्का सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है इन क्वेश्चंस में। बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं है, बोथ ए एंड आर ट्रू बिल्कुल नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 73% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने ये लिख दिया कमेंट में। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज मिस हो जाए, पॉसिबल है, ह्यूमन एरर्स सब जगह संभव है, ठीक है ना। इनक्लूसिव एजुकेशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं ना, हाँ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। और पोल में इंक्लूसिव एजुकेशन मींस समावेशी शिक्षा, 5 नंबर का टॉपिक है आपके पेपर में। और क्या है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव बना है इंक्लूड वर्ड से। इंक्लूड का मतलब होता है
समावेशन करना, यानी सबको समाहित करना, सबको साथ लेके चलना, है ना। सब मतलब फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करेगा, सभी के लिए शिक्षा, सभी को इंक्लूड करके शिक्षा, ठीक है ना। तो टीचिंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड्स इन डिफरेंट स्कूल्स, यानी अलग अलग आवश्यकताओं या विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों को विविध स्कूल में पढ़ाओ। ये डाइवर्स लर्नर्स क्या है, पॉजिटिव वर्ड के रूप में रट लेते हैं हम लोग कई बार कि डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों की बात हो रही है, मतलब अच्छी बात हो रही होगी। भाई साहब उन्होंने कह दिया अलग स्कूल में पढ़ाओ डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे को, और बच्चे डाइवर्स नीड्स वाले नहीं होंगे तो रोबोट्स हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म हो जाएगा फिर तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नेगेटिव बात है। डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी नीड्स का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है डाइवर्स नीड्स एक बच्चा है जिसको सुनता नहीं है तो उसको मूक बधिर विद्यालय में भेज दें, एक बच्चा है जो देखता नहीं है तो उसको विजुअली चैलेंज में भेज दें, है ना। तो कोशिश करनी है एक ही जगह पे पढ़ा पाए। बी ऑप्शन है डेवलपिंग अ स्कूलिंग सिस्टम वेयर नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर एड्रेस्ड। ये बात एकदम अच्छी, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है। 84% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो सके, यानी हम हर एक बच्चे की नीड का ध्यान रख सकें। कोई बच्चा है जिसको सुनने में कठिनाई होती है उसको आगे बिठा लें, कोई बच्चा है जिसको देखने में कठिनाई होती है तो थोड़ा अपने वर्ड्स को बड़ा करके लिख दें, अपनी स्पीच को क्लियर रखें। एक बच्चा है जो गिफ्टेड है उसको चैलेंजिंग क्वेश्चंस दे दें, ठीक है ना। तो ये क्या बात हो गई, हम सबका ध्यान रख पा रहे हैं। हाँ, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यही होता है कि ऑल नीड्स वाले बच्चों को केटर कर पाए। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, यानी बच्चों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देना, किस लिए, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे। ये बच्चा 90% लाता है तो इसको अलग सेक्शन में रखो, ये होता है ना कई बार, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। ये होमोजीनियस ग्रुपिंग हो गई, जबकि हमको हेट्रोजीनियस या मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी होती है। Admitting the students in school and putting onus on him to adjust the schooling system, यानी स्कूल सिस्टम को एडजस्ट करने की उस पर जोर डाला जाए कि विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला देकर उस पर विद्यालय व्यवस्था के अनुसार भार डाला जाए कि हमारे स्कूल में तो ऐसे ही होता है, तुम चल नहीं सकते हो कोई बात नहीं, फिर भी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के जाओ, हम तुम्हारे लिए रैंप नहीं बनवाएंगे, लिफ्ट नहीं बनवाएंगे। तो ये तो और नेगेटिव हो गया, इसको इंटीग्रेटेड स्कूल सिस्टम तो कह देते हैं, इंक्लूसिव नहीं कहेंगे, ठीक है ना। क्या, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इक्विटी बेस्ड शिक्षा कहेंगे इसको, यानी समता के आधार पर बनाई गई शिक्षा, ना कि इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर टीचर इन अ डाइवर्स क्लासरूम। क्लासरूम हमेशा डाइवर्स ही होगा, बिल्कुल एक जैसे बच्चे मिल जाएं पॉसिबल नहीं है, यानी विभिन्नता वाले कक्ष में क्या करे टीचर। एक विविधता वाली कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविधता मतलब कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग समूह के बच्चे हैं, अलग अलग रुचियां रखने वाले बच्चे, इंटरेस्ट सबके अलग हैं, आईक्यू में भी डिफरेंस हो सकता है। तो उस केस में क्या किया जाए। पहला ऑप्शन है इग्नोर सम स्टूडेंट्स टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ अदर चिल्ड्रन, यानी कुछ बच्चों को इग्नोर ही कर दो। तो भैया स्कूल तो सभी के लिए है, कुछ बच्चों को इग्नोर कर दोगे तो उनके लिए तो कोई महत्ता बची नहीं, कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं स्कूल की, फिर वो क्या सीखेंगे। यूजेस डिफरेंट टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत ही प्यारी बात है कि बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिस्टम में चेंज, जो भी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, इस अप्रोच से आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब किसकी बात करते हैं, बच्चों की नीड्स की बात करते हैं। तो आपका आधा पेपर तो इसी बात को समझने से सॉल्व हो जाएगा कि आप नीड्स को ध्यान में रख पाए बच्चे की, ठीक, उसको एक्टिव रख पाए। डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चा किस स्तर पे सीख रहा है कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एक बच्चा जिसको 2 सेकंड में समझ में आ जाता है, दूसरे को 2 मिनट में आता है, तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अपने आप समझते रहो, हमने तो समझा दिया। क्रिएट्स अ फियरफुल एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जहां भय पैदा हो वहां सीखना संभव नहीं है। एंजॉयमेंट या एंजॉयबल एनवायरमेंट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए क्लासरूम, कुल मिला के प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पे क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है, आता रहेगा, बस पहले सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछते थे, अभी कितने 2 और 2 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक। डिसलेक्सिया डिस्कैल्कुलिया दोनों को मिक्स कर दिया, पूछा है बताओ। पठन वैफल्य या वैकल्य कह देते हैं, यानी पढ़ने में विफलता को डिसलेक्सिया कहते हैं, सबसे कॉमन है। तारे जमीन पर मूवी याद कीजिए, ईशान अवस्थी को याद कीजिए, डिसलेक्सिया था उनको। आप अगर वो देखेंगे जो नोटबुक है, पढ़ नहीं पाएंगे। उसका रीजन है इन बच्चों को पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी समस्या होती है, सबको होगी जरूरी नहीं, लेकिन जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही कैसे। तो डिसलेक्सिया में पढ़ना प्लस लिखना दोनों भी आ जाएंगे एट टाइम्स, ठीक है ना। और सिर्फ लिखने की समस्या है तो डिसग्राफिया हो जाएगा, ग्राफ, ठीक है ना, इलेजिबल राइटिंग, पढ़ नहीं सकते जिसकी राइटिंग को। तो स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया फेस डायरेक्ट चैलेंज इन डैश एंड स्टूडेंट्स हैविंग डिस्कैल्कुलिया फेस डैश चैलेंज इन
डैश। अब इसमें ये डैश दो जगह लगा हुआ है, इस चक्कर में कई लोग गलती करते हैं, तो मैंने सिंपल एक तरीका आपको बताया हुआ है, जो सबसे पहले वाला, इसको खुद से भर लो अपने दिमाग में। कुछ दिन तो शुरुआत में हो सकता है लिख के भी करना पड़े, उसके बाद दिमाग अपने आप फिल करने लग जाएगा। डिसलेक्सिया, जो स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया डायरेक्ट चैलेंज इन, किस में फेस करते हैं डायरेक्ट चैलेंज? रीडिंग में तो 100% करेंगे, तो रीडिंग लिख लिया अपने दिमाग से। एंड स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया, मैथ्स में या कैलकुलेशन में फेस करेंगे। भाई कैलकुलिया का मतलब ये कैलकुलेशन में विफलता है, गुणन वैफल्य है, जोड़ ठीक से नहीं पाएंगे, घटा ठीक से नहीं पाएंगे, गुणा ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना, इकाई दहाई वाली जो उस सब में समस्या हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? रीडिंग ठीक है, एंड राइटिंग, अच्छा राइटिंग भी होता है, पता नहीं, चलो हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेटिंग नंबर्स, यानी नंबर्स के साथ खेलने में, अंकों के हेरफेर में उनको समस्या हो जाती है ना, 18 लिखा हुआ है, इसमें से कुछ घटाना है, तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन है मैनिपुलेटिंग नंबर्स एंड स्पेलिंग वर्ड्स, मतलब डिसलेक्सिया वाले को नंबर्स को मैनिपुलेट करने में और डिसकैलकुलिया वाले को स्पेलिंग्स में। ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने, भाई डिसकैलकुलिया वाले को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वर्ड्स में नहीं। स्पेलिंग वर्ड्स और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फिजिकल कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है, जिसमें बच्चे को शारीरिक समन्वयन में दिक्कत होती है, इनको हिंदी में भी यही कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया में क्या होगा? टाई लगाना, पेन पकड़ना, है ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें शारीरिक समन्वय या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें दिक्कत होगी बच्चे को। फिजिकल कोऑर्डिनेशन और राइटिंग स्टोरी, डिसकैलकुलिया नहीं होता, वो राइटिंग में समस्या डिसग्राफिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसग्राफिया कहलाती है। तो सिर्फ एक ही उत्तर सही बचा, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में डिसलेक्सिया वाले को दिक्कत हो सकती है और डिसकैलकुलिया वाले को नंबर्स के मैनिपुलेशन में, अंकों के हेरफेर में। अब किस लेवल की दिक्कत है, अलग अलग बच्चे में अलग अलग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, हमें पता है बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करना होता है, समावेशन करना होता है बच्चे का, तो उस केस में हमें क्या करना है? पहले सक्सेसफुली इंक्लूड करना है किस तरह के बच्चे को? विजुअल इंपेयरमेंट, यानी दिखने में समस्या है, दृष्टि बाधित बच्चा है, वो जूझ रहा है दृष्टि बाधिता से, यानी क्लियरली देख नहीं पाता, है ना, पार्शियली देखता है या बिल्कुल नहीं देखता है। बिल्कुल नहीं देखता है तो यहाँ पे ब्लाइंड भी लिखा हो सकता था। अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके रिटन फॉर्मेट में उतनी दो। मतलब आप खुद सोचो, एक बच्चा जिसको देखने में पहले ही समस्या है, उसको लिख के दे दो सब कुछ, भैया देख तो वो पहले ही नहीं पाता, तो ये तो खतरनाक या नेगेटिव ऑप्शन हो गया। यूज कलर पेन्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भैया देखने में समस्या, आप लगे पड़े हैं रिटर्न इंफॉर्मेशन पे, हट गया। मेक डायग्राम्स ऑन ब्लैक बोर्ड टू विजुअली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, यानी आप विजुअली ही पढ़ाएंगे और विजुअली ही दिक्कत है। ध्यान रखिए, जिस भी सेंस में, जिस भी ज्ञानेंद्रिय में दिक्कत है, यदि सुनने में दिक्कत है तो आप फोकस किस पे करेंगे? बाकी सेंसेस का यूज करेंगे, सिर्फ सुनाते ही नहीं रहेंगे। और सुनने में कम दिक्कत है तो हो सकता है थोड़ा लाउडली आप बोल लें, ठीक। तो विजुअली बच्चे को, विजुअली ही इंफॉर्मेशन, विजुअली चैलेंज बच्चे को विजुअली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे कि देखना नहीं आता बट हम तो दिखा के ही पढ़ाएंगे तुमको, भाई उसके बाकी सेंसेस यूज कर लो, उसको टच करा के पढ़ा लो, उसको सुना के पढ़ा लो ताकि वो सुन तो सके। तो यूज ऑडिटरी वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी आपको ऑडिटरी वेज का इस्तेमाल करना है, यानी उसको आप आगे बिठा सकते हो ताकि वो सुन अच्छे से पाए, और अगर थोड़ा बहुत देख पाता है तो थोड़े बड़े अक्षर लिख सकते हो। इनमें से कोई ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है। तो ऑडिटरी वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी को मौखिक रूप से भी आप प्रेजेंट करें, जो आपने बोर्ड पे लिख दिया है उसको बोल के भी बता दें साथ में, या कोई ऑडियो बुक का यूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 10 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। Which of the following is correct in the context of students with giftedness, यानी प्रतिभाशाली बच्चे। गिफ्टेडनेस का मतलब क्या है? जिनमें प्रतिभा है, कुछ डिफरेंट करना जानते हैं वो, ठीक है जी। डिफरेंट भी नहीं कहेंगे, बेसिकली उनका जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है, वो बाकी बच्चों से ज्यादा है, आईक्यू ज्यादा होता है, जनरली चीजों को समझते ज्यादा अच्छे से हैं, जल्दी समझ लेते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इनका दिमाग थोड़ा तेज है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और गिफ्टेड बच्चा 1 या 2% ही है, मतलब आईक्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने बताया था ना, आईक्यू अगर 60 बच्चों की क्लास है तो एवरेज जो 50 से 60% बच्चा है उसका आईक्यू एवरेज ही माना जाएगा। 1-2% बच्चे होंगे जो बिल्कुल गिफ्टेड होंगे, 1-2% बच्चे होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम होगी या बहुत सीवियर डिफिकल्टी होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो जो गिफ्टेड बच्चा है, दे कैन नॉट, दे थिंक कन्वर्जेंटली। गिफ्टेड की निशानी है कि वो दिशाओं में सोच पाएगा, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा है वो, कि वो अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, कन्वर्जेंट नहीं है। दे हैव लो रिसेप्टिविटी टू लर्न, यानी धीमे सीखते हैं, जबकि इनकी तीव्रता से ये सीख जाते हैं बहुत तेजी से। दे अवॉइड टेकिंग रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग न्यू टास्क, भैया ये रिस्क टेकर होते हैं, चैलेंजिंग टास्क इनको पसंद आते हैं। दे, ये वही है, रिस्क है तो इश्क है वाले लोग जिनका दिमाग थोड़ा सा तेज है।
दे डिस्प्ले रिवर्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, यानी रिवर्स जल्दी से कर लेते हैं चीजों को दिमाग में, एब्स्ट्रैक्ट चीजें सीख लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेंटल प्रोसेसेस में, ये काम नहीं किया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी कर पा रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनको चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं, जो हॉट्स होते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन वो दिए जाते हैं, लोअर ऑर्डर वाले नहीं, क्योंकि ये बोर हो जाएंगे यदि इनको चैलेंजिंग टास्क नहीं दिए गए क्लास में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, इसको हम पेट पे बाण मारने वाले क्वेश्चन कहते हैं। फटाफट से बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। जुड़ करके अभी हम हो गए हैं कितने, 15,000 लोग, 9,000 लोगों ने लाइक किया है। देखिएगा, अ टीचर शुड प्रमोट कोलैबोरेशन, डायलॉग्स एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, यानी एक टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कोलैबोरेशन यानी ग्रुप में सीखने को, एक दूसरे की मदद करके सीखने को, डायलॉग्स मतलब संवाद, बातचीत, चर्चा, डिस्कशन, ठीक, इन सबको, डिबेट्स वाद विवाद को, इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। बात तो सही है, फैक्ट है भाई, तभी तो बच्चे क्या होंगे, बेहतर उनकी थिंकिंग होगी और समाज भी अच्छे के लिए बदलेगा। रीजन क्या है इसका, चिल्ड्रन आर कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट थ्रू दी सोशल इंटरेक्शंस। अब ये डिबेट, डायलॉग, कोलैबोरेशन कहाँ होते हैं, जहां ग्रुप में बात होगी, अकेले थोड़ा ना खुद से बातें करते रहोगे, है ना, एक टाइम के बाद बीमार भी कह सकता है कोई, तो सॉरी, तो क्या होगा यहाँ पे, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि ग्रुप में सिखाओ या सोशली सिखाओ, क्योंकि बच्चा मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ जब वो अन्योन्य क्रिया करेगा समाज में। कौन कहता है ये बात, वाइगॉस्की कहते हैं, तो ये बात भी ट्रू है। तो ये तो आसान उत्तर हो गया इसका, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यदि दोनों सही है और ये इसका सही रीजन भी है तो बात ए ही सही हो जाएगी इसमें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग सभी। आज तो आप स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत दिमाग से बात हो रही है यहाँ पे, दिखने से नहीं, सिर्फ दिखने की बात कर देते हैं। कई लोगों को स्मार्ट कहो, उनको लगता है मैं अच्छा दिख रहा हूँ, है ना, या दिख रही हूँ। फटाफट से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क बिलीव्स दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस विच टेक प्लेस इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या लेती है, जगह लेती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में आप अच्छा सीख पाते हैं। सी बी सब अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी एक एक्टिव प्रोसेस जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, यानी जिस संस्कृति और समाज में हम होते हैं वहां हम एक्टिव होकर के सीख सकते हैं। कौन कहेगा, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया, SCL, BPL की तरह SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, एक ही व्यक्ति हैं वाइगॉस्की, और वो क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, किस तरह के, सामाजिक रचनावादी हैं। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिकल, फ्रॉइड की बात हो गई यहाँ पे, फिर बिहेवियरिस्टिक, स्किनर, पावलोव, बहुत सारे लोग हैं, मॉरलिस्टिक का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। एक नए कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, यानी एक नए संप्रत्यय को के अधिगम को बढ़ावा देता है। व्हाट, रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी नए कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं, कोई नया संप्रत्यय जो आपको नहीं आता या बच्चे को नहीं आता, उसको कैसे सिखाएंगे, जो उसको आता है पहले से, यानी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ देंगे नए कॉन्सेप्ट को, तो लर्निंग अच्छे से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से। आपको याद होगा लेसन प्लान बनाते समय किसी ने बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बनाए होंगे, जिन्होंने रेगुलर की है, जिन्होंने सिर्फ एग्जाम दिए उन्होंने भी बनाए ही होंगे, फाइल तो सबमिट हुई होंगी ना। तो अगर हम बात करते हैं नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तो एक क्वेश्चन आता है उसमें, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए हम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले, है ना। तो प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर रहे हैं हम नया पढ़ाने से पहले, ये बिल्कुल फैक्ट है। फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्या इससे बेहतर निकल गया कोई ऑप्शन तो वही हो जाएगा। डिसकनेक्टिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, भाई साहब कनेक्ट करते हैं सामाजिक संदर्भ से या रियल लाइफ से बच्चे की, ना कि डिसकनेक्ट करते हैं, जो तोड़ते नहीं है संदर्भ को। क्रिएटिंग प्रेशर एंड फियर, डर और फियर में, भय और दबाव में सिखाना ही नहीं है, उसको सीखना नहीं मानेंगे, ठीक है, रटना मानेंगे। फिर रेस्ट्रिक्टिंग सोशल इंटरेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस अमंग स्टूडेंट्स, यानी सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा ही मत दो, बच्चों को बातचीत करने का मौका ही मत दो। एक ही उत्तर सही है नए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या है, एक ही ऑप्शन उसका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डाउन प्लेज, यानी कम महत्व देती है। डाउन प्ले का मतलब क्या है, महत्व कम दे रही है, दबा दे रही है, किस चीज को, द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एज एक्टिव एजेंट्स, यानी बच्चे सक्रिय होते हैं इस बात को दबा दे रही है। कौन सी अप्रोच है वो,
निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर आंकता है या कमतर रूप से देखता है? बच्चे सक्रिय होते हैं, पियाजे भी कह रहे हैं, वाइगॉस्की भी कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं, क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो ज्ञान का सृजन एक्टिव रूप से कर सकते हैं। बच्चों को एक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी मानेगी, पियाजे वाइगॉस्की भी मानेंगे, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म भी मानेगा, और लगभग सारी ही जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, सारी ही जो भी नई अप्रोचेस हैं, वो मानते हैं कि बच्चे को एक्टिवली हमें सिखाना चाहिए सक्रिय करके। बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो पूछा है कि कौन सी एक अप्रोच है जो डाउन प्ले कर देगी किसको, जहां बच्चा सक्रिय रह नहीं पाएगा या बच्चे के एक्टिव होने का रोल नहीं है वहां। डिस्कवरी लर्निंग में, भैया डिस्कवरी लर्निंग में तो बच्चा ही एक्टिव है तभी तो डिस्कवर करेगा। अन्वेषण कैसे होगा बच्चे के एक्टिव होने से? इंक्वायरी कैसे होगी? क्वेश्चंस पूछने से, घूमने से, देखने से, सर्च करने से। तो ये खोजबीन में भी बच्चा एक्टिव है। अन्वेषण अगेन अपने आसपास वो एक्सप्लोर कर रहा है, तब भी वो एक्टिव है। सबसे कम एक्टिव कहाँ है? सबसे कम एक्टिव है कंठस्थ स्मरण में, रटंत विद्या चलंत नाही, यानी रोट मेमोराइजेशन में। रटना जो है, रट करके सिखाना बच्चे को एक्टिव नहीं बनाता। अब ये मत कह देना कि रटने में भी तो एक्टिविटी लगती है, मैं तो सुबह शाम तक रट रही हूँ कुछ लेकर के, है ना, ये डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, 10 बार रट लिया चल चल के, इसको एक्टिविटी नहीं कहते। बच्चा मेंटली, सोशली, फिजिकली प्रॉपरली एक्टिव है, ये तो रटना कहेंगे। इसको सिर्फ दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, वो है रटना, मेमोरी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। Renu always takes a decision by considering various aspects of problem solving and comes up with many correct solutions. क्या है many correct solutions? Various aspects of in problem solving, समस्या समाधान में multiple परिपेक्ष को ध्यान में रखती है। At the end she is using dash type of thinking to solve the problem. Problem solving में, नया सोचने में, सब में क्रिएटिविटी लगती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग सही दे रहे हैं सभी। अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग होता है कि एक चीज के 75 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी प्रमोट होती है। दूसरा क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, कुछ नया सोचना भी प्रमोट होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप ग्रुप में बिठा करके सोचने को कह रहे हैं तो वो बुद्धिशीलता या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं, वो भी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जी नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग जस्ट इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों में लगती है। कोई याद करना है, कुछ बताना है, कुछ चूज करना है, जैसे इन 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर चूज करने के लिए आपको सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी है, पहचानना है किसी एक उत्तर को, बनाना नहीं है खुद से कोई ऑप्शन। ईगो सेंट्रिक और इरेशनल नहीं है, रैशनल यानी लॉजिक होगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 26? Which of the following is the correct way to represent या to respond to the errors committed by students? यानी विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है, बताइएगा एक बार। Which of the following is the correct way? एक नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चों के द्वारा कमिट किए गए एरर्स पे, यानी जब बच्चे गलती करते हैं आप उसको एज अ टीचर कैसे देखेंगे, ये एक नंबर का टॉपिक है आपका। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों के एरर्स को हमें पॉजिटिवली देखना है, पहली बात तो ये, ठीक है ना, देखते हैं समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं कि करेक्ट वे क्या है रिस्पॉन्ड करने का, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका, पहला ऑप्शन है पनिशिंग द स्टूडेंट्स। ये तो अलाउड ही नहीं है और ना इससे कुछ होने वाला, ठीक। डर और भय से नहीं सिखाना, जॉय ऑफ लर्निंग लेके आना है बच्चे में। तो पनिश नहीं करना, दंड नहीं देना, फियर से नहीं कि पनिश कर देंगे तो फिर अगली बार तो वो आपको गलती दिखाएगा भी नहीं। डायरेक्टली टेलिंग द करेक्ट, फिर बच्चा क्लास में बोलेगा ही नहीं, उसने गलत बोला और आपने दंड दे दिया उसके गलत जवाब के लिए। तो टीचर क्या कहते हैं जनरली, जो अच्छे टीचर्स हैं, कि कोई बात नहीं, गलत जवाब दो तो सही, कम से कम वो एक्सप्रेस तो करे अपने आप को कि वो कैसे सोचता है, आपको पता तो लग जाएगा। बी ऑप्शन है डायरेक्टली टेलिंग द करेक्ट आंसर टू स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देम टू राइट इन मल्टीपल टाइम्स, यानी विद्यार्थियों को सही जवाब बता दो, सीधे सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा उत्तर दे दिया और फिर उसके बाद उनसे कहेंगे कि बार बार लिखो, इसको 10 बार लिखो, रट्टे लग जाएं, ताकि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है ये भी होता है सिस्टम में, बट ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच नहीं है। सी ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कॉपी द आंसर फ्रॉम देयर फ्रेंड, तो ये तो बिल्कुल ही रटंत विद्या हो गई। एनालाइजिंग द लर्निंग गैप्स which caused error and providing support to students accordingly। भाई अगर गलती हुई है तो कहीं तो लर्निंग में गैप होगा ना, कहीं तो वो जगह बन रही होगी जहां वो मिस कर गया बच्चा, वो गैप रह गया उसकी लर्निंग में, तभी तो गलत बोला उसने या एरर किया। तो वो गैप कहाँ है उसको पहचानना और फिर सपोर्ट देना बच्चे को अकॉर्डिंगली। कोई एक्टिविटी करा सकते हो, उसकी कॉन्सेप्ट पे समझा सकते हो, उसको डिस्कशन कर सकते हो, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लर्निंग को, एरर को पॉजिटिव माना जाता है। एरर्स क्या है? विंडो है बच्चे के दिमाग में झांकने के लिए, जिसके थ्रू एरर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, गलतियां भी सीखने का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है?
Which of the following emotions are students likely to experience when outcome is uncertain? यानी आउटकम पता ही नहीं है, पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा नहीं पता. एंड फोकस इज ऑन फेलियर, और ध्यान आपका सारा इस बात पे, कहीं फेल हो गया तो, कहीं फेल हो गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा. यानी एक तो परिणाम जो है वो अनिश्चित है, पता ही नहीं है क्या होगा, और दूसरा असफलता पे ही जोर है ना. कि मान लो कोई ऐसा होता भी है जनरली कि मान लो किसी को कोई बीमारी ही हो गई आज के समय में, तो हम ये कह रहे हैं, बहुत बड़े रजत, हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो अनसर्टेन है, ठीक हो भी सकती है और हो ही जाएगी, जरूरी नहीं है, मतलब अनसर्टेन हो गया रिजल्ट. दूसरा क्या है, फोकस पूरा इस बात पे रहेगा कि यार कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, मतलब फेलियर पे. हम पॉजिटिव साइड पे कम, नेगेटिव पे दिमाग ज्यादा है ना. तो एक तो हमें पता है आज के जमाने में कंपटीशन है भाई, इतने परसेंट लोग ही हैं जो इस एग्जाम को निकाल पा रहे हैं मान लीजिए, तो हम पहले से मान लेंगे कि हमारा जो फोकस है वो फेलियर पे हो गया. दूसरा, रिजल्ट तो सच में ही नहीं पता, किसी को भी हो सकता है, मतलब पूरी मेहनत करके भी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं. तो इस चीज, जब आपका ध्यान पूरा इस बात पे है कि फेलियर फोकस, जो फोकस है आपका वो फेलियर पे है टोटली, और दूसरा रिजल्ट भी अनसर्टेन है, कोई निश्चित नहीं है पहले से, तो एंजॉयमेंट आएगा. एंजॉयमेंट बहुत कम लोगों को आएगा ऐसी सिचुएशन में जिनका ध्यान भी फेलियर पे हो और वो एंजॉयमेंट में भी लगे पड़े हो. ठीक, होप आएगी. होप कहां से आएगी जब पूरा ध्यान आपने फेलियर पे डाल दिया. तो बोर्डम आएगा, एंग्जाइटी आएगी. कौन सा इमोशन आएगा, दुश्चिंता. क्यों? क्योंकि अब आप लूप में जाएंगे. किस चीज के लूप में? नेगेटिव थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग के. ठीक, अगर फोकस यहां पॉजिटिव पे होता या लर्निंग पे होता तो एंग्जाइटी की जगह क्या होता, एंजॉयमेंट होता, होप होती. ठीक है, तो ये अंतर है. इस क्वेश्चन को वैसे भी पूछा जा सकता है घुमा के. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2-3 सवाल और हैं आज के. स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू फ्रेम डैश गोल्स. किस तरह के लक्ष्य बच्चे को बनाने चाहिए. हम देख रहे हैं समाज में या जनरली हम क्या देख रहे हैं, हमारे लक्ष्य बनाना ही गलत है. हमारे लक्ष्य क्या है, इस चीज से इतना पैसा आएगा, है ना, इस चीज से इतना नाम मिलेगा, है ना. आजकल यूट्यूब भी लोग स्टार्ट करते हैं, जनरली मिलते भी हैं कई बार, कि मुझे फेमस होना है इसलिए यूट्यूब करना है, विच इज नॉट अ वेरी बैड रीजन. कि हाँ ठीक है, एक वन ऑफ द गोल्स हो सकता है किसी का, बट मुख्य गोल अगर ये सेट हो गया कि मुझे इस चीज से बहुत पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मतलब ये क्या है, लर्निंग गोल्स नहीं है, ये परफॉर्मेंस गोल्स हैं कि 90% लाना है इसलिए पढ़ना है, चाहे रट के आए, सीख के आए, कैसे भी आए. ठीक, तो स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू फ्रेम डैश गोल्स, मास्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग या मास्टरी अवॉइडेंस. फेलियर एक्सेप्टिंग का मतलब हम पहले ही मान लिया, अरे फेल हो गए तो कोई बात नहीं भाई, लड़ते तो सब जीतने के लिए ही है ना जनरली, है ना. अगर देखा जाए तो ऐसा थोड़ी, अगर नहीं भी लर्निंग के लिए भी लड़ रहे हैं तब भी ऐसा थोड़ी कि आप ये पहले से मान लेते हैं कि फेल हो ही गया हूं. तो ये फेलियर एक्सेप्टिंग कोई अप्रोच नहीं है यहाँ पे, ये तो बाद में करनी ही पड़ती है. मास्टरी अवॉइडेंस की बात करें तो मतलब आपको मास्टरी नहीं चाहिए, आपको किसी चीज में मास्टर नहीं बनना, महारत नहीं चाहिए, पारंगतता नहीं चाहिए, तो ये भी कोई पॉजिटिव गोल नहीं हुआ. पॉजिटिव गोल क्या होगा, कई लोग कह रहे हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. बी ऑप्शन 64% लोग. कौन सा नशा है भाई ये, है? आज तो आपने कमाल ही कर दिया, मुझे चक्कर आ गए आंसर देख के. प्रदर्शन उन्मुखी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि यदि कोई ये गोल बनाता है कि मुझे फेमस होना है इसलिए मुझे ये काम करना है, या मुझे पैसा कमाना है सिर्फ इसलिए मुझे ये काम करना है, इसका मतलब आपका सारा ध्यान परफॉर्मेंस पे. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब है फर्स्ट आना. यहाँ परफॉर्मेंस वो नहीं है कि एक्टिविटी काम करने पे जोर है, परफॉर्मेंस का मतलब है यहाँ फर्स्ट आने पे जोर है. जबकि बेटर गोल्स कौन से हैं, मास्टरी ओरिएंटेशन. 3 ओरिएंटेशन है, अभी बताऊंगी मैं आपको. महारत उन्मुखी, कि आपको मास्टर बनने में या मास्टरी हासिल करने में इंटरेस्ट है, इस तरह के, इसी को मास्टरी ओरिएंटेशन को लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स भी कह सकते हो, कि आपका सीखने पे फोकस है, फर्स्ट आओगे सेकंड आओगे देखा जाएगा. ठीक है ना. तो ये आपने उत्तर गलत दे दिया यहां. स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड, हमको बच्चों को किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह के गोल्स फ्रेम करने के लिए या बनाने के लिए. तो ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स फ्रेम करने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए. इतना गलत जवाब आपने आज दिया है, एक 63% लोग अभी भी गलत उत्तर दे रहे हैं. मेरा मन कर रहा है इसे 4 बार पढ़ लूं क्वेश्चन को, मतलब मुझे डाउट करा दिया आपने कि मैंने कहा पता नहीं मैंने गलत पढ़ दिया हो कहीं, है ना, कोई शब्द छूट गया हो. कमाल लोग हैं आप लोग. देखिए अभी समझते हैं, ये टॉपिक अब से पहले आया नहीं है ना, तो इसमें आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, नए वाले लोग होंगे स्पेशली, है ना. देखिए तो ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स सबसे ज्यादा नेगेटिव हैं. मास्टरी अवॉइडेंस नहीं, मास्टरी अचीवमेंट होना चाहिए था, मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए था. मास्टरी को अवॉइड क्यों करोगे. फेलियर एक्सेप्टिंग, तो ये एक तरह से ये भी नेगेटिव ही माना जाएगा. ये नहीं है, फेलियर एक्सेप्टिंग कोई गोल सेट नहीं करता कि फेलियर को पहले ही एक्सेप्टिंग गोल बना लिया आपने कि फेलियर आया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई, है ना. वो अपने आप ही ये चीज शामिल है मास्टरी ओरिएंटेशन में. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. एबिलिटी टू मॉनिटर, इवेल्युएट एंड मॉडिफाई वंस ओन थॉट प्रोसेस इज कॉल्ड डैश. परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ऐसा है कि आज 15,000 लोग देख रहे हैं, अगर 15 ने लाइक नहीं किया, कल से
बंद क्लास, है ना। ये क्या है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल है। या 15,000 लोगों से अगर 1,000 भी कम हो गए, चलो छुट्टी करते हैं, ये क्या हुआ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल है। मास्टरी ओरिएंटेशन क्या है कि यार आज हम कुछ सीखेंगे, कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे एक एक क्वेश्चन को, जिसे बोर होना है, सोना है, वो सो जाए, ये हुआ मास्टरी ओरिएंटेशन। फेलियर अवॉइडेंस क्या है, बस खींच तान के कर देंगे, है ना, जिससे कि ठीक है यार क्लास हो जानी चाहिए, तो वो हो जानी चाहिए, चाहे अच्छी हो बुरी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या डी ऑप्शन 71% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। एबिलिटी टू मॉनिटर, यानी अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचना, मॉनिटर करना, मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। इवेल्युएट करना, यानी कितना क्या हुआ उसको आप देख पा रहे हैं, और जरूरत पड़े तो मॉडिफाई करना, यानी चेंज लाना। यदि आप देख रहे हैं, आपने प्लान बनाया सीटेट का, आपने पढ़ाई शुरू की, अब आप मॉनिटर कर रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाली मैराथन, ये वाले नोट्स पढ़ लिए हैं या ये पढ़ने हैं मुझे, तो डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि मुझे 3 घंटे का टारगेट था, क्या मैं 3 घंटे पढ़ पा रहा हूं या पढ़ पा रही हूं। फिर आप मॉनिटर कर रहे हैं खुद को पढ़ते समय, यार मुझे पढ़ना है। लास्ट में इवेल्युएट कर रहे हैं दिन को, 3 घंटे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज क्या क्या पढ़ा, और जरूरत पड़ने पे अगले दिन मॉडिफाई भी कर रहे हैं। ये मेटा कॉग्निशन का हिस्सा है, जो आपको फ्री नोट्स दिए गए हैं, टेलीग्राम से जाके ले लो, नहीं मिले हैं तो अभी लास्ट में सबसे लास्ट टॉपिक इसमें ऐड किया हुआ है। ये पहले नहीं पूछा जाता था, बट हम डिस्कस करते थे इसको तब भी। मेटा कॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो मेटावर्स आया था ना कुछ टाइम पहले, फेसबुक ने नाम बदल दिया था, यानी बियॉन्ड। और कॉग्निशन का मतलब होता है ब्रेन प्रोसेसेस, यानी थिंकिंग कॉग्निशन का पार्ट है। तो कॉग्निशन का मतलब यहां थिंकिंग से है, तो बियॉन्ड थिंकिंग कह सकते हो आप यहाँ पे, है ना, यानी थिंकिंग के भी परे जाना। सिर्फ ये नहीं हाँ पेपर क्लियर करेंगे, तो ये तो आपने थिंकिंग कर ली, अच्छा यहां से पढ़ लेंगे। अब आप ना ये देख रहे हैं, ना टेस्ट दे रहे हैं, ना प्लान बना रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं इसका मतलब मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक, अटेंशन, ये सिर्फ कॉग्निशन की चीजें हैं, याद करना, रिकॉल करना, ये सिर्फ दिमाग से होने वाली चीजें हैं। लेकिन दिमाग पे भी आप एक स्टेप आगे जाएंगे, बियॉन्ड जाएंगे, तो मेटाकॉग्निशन आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंटेंट रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू टीच अ कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी ग्रेड्स, यानी कि एक प्राइमरी ग्रेड में पढ़ाने के लिए, प्राइमरी ग्रेड मतलब प्राथमिक कक्षा, कक्षा 1 से 5, 6 से 11 वर्ष का बच्चा, है ना, कक्षा 1 से 5, ठीक है, कक्षा 1 से 5 या 6 से 11 वर्ष के बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम बच्चे को, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू टीच अ कॉन्सेप्ट। आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए, एक क्रम क्या होना चाहिए पढ़ाने का, पहले सिंबल्स सिखा दें, फिर कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाएं, फिर इमेजेस पे आ जाएं, क्या होना चाहिए। डी ऑप्शन 38% लोग कह रहे हैं, पहले इमेज दिखाएंगे फिर कॉन्क्रीट मटेरियल, या पहले कॉन्क्रीट फिर इमेज फिर सिंबल्स, या पहले सिंबल्स फिर इमेजेस और कॉन्क्रीट मटेरियल। गलत उत्तर दे रहे हैं इसमें आप लोग, काफी गलत उत्तर दे रहे हैं, जबकि प्याजे हम पढ़ चुके हैं और ये प्याजे से ही संबंधित है। हालांकि ब्रूनर की थियरी है अगर देखा जाए तो, बट प्याजे के टॉपिक से भी आप इसको समझ सकते थे, है ना, बट देखिए समझते हैं। कॉन्क्रीट मटेरियल्स, हमें ये पता है, आपको ये पता है, मतलब इसमें गड़बड़ इस वजह से भी हुई होगी कि प्याजे की थियरी आपने पढ़ी है ना, ये भी एक बात है, लेकिन आपने रट ली चीजें। किसी ने कहा सिंबल सिंबल सिंबल्स कब आते हैं, कब आते हैं, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, उससे पहले भी तो कुछ होता होगा सरकार। सेंसरी मोटर, यानी सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी अपने 5 सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, चीजों को उठाना, टच करना, फील करना, बच्चे के सामने आप कुछ भी रख दो वहां तक चल के जाएगा, दैट मीन्स एनएक्टिव लर्निंग। पहले एनएक्टिव लर्निंग होती है, कॉन्क्रीट रूप में चीजों को टच और फील करेगा, उसके बाद सिंबल्स पे जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बाद में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यहां लगा देंगे, उसको चेपना नहीं है, रटना नहीं है चीजों को। कॉन्क्रीट मटेरियल को आप सबसे पहले रख दिया और आपने सिंबल्स को कहीं और लगा दिया, ऐसा होता है क्या, समझ पा रहे हो ना बात को। तो वो जो सेंसरी मोटर है, दैट मींस पहले एक्टिव रहेगा बच्चा, मूर्त रूप में चीजों को टच करेगा, फील करेगा, कॉन्क्रीट आ गया। फिर आता है इमेजेस का कॉन्सेप्ट, यानी अब आप उसके सामने कुछ रख दो इमेज फॉर्म में तो वो समझ जाएगा। और फिर आते हैं सिंबल्स। ये पहली बात तो ब्रूनर से संबंधित या रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रूनर ने भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी आपकी दी है, जो बहुत छोटी सी थियरी है, मैं आपको अभी समझा दूंगी, अलग से उसको कराने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है ना।
तो डी तो हो ही नहीं सकता ना उत्तर, पहले सिंबल्स से कैसे सिखाओगे, फिर इमेजेस पे जाओगे, उल्टा हो गया ना। हमें पता है ब्रूनर की थियोरी के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस हैं। एक है एनेक्टिव, जिसको आप सेंसरी मोटर से भी जोड़ सकते हो कि बच्चा पहले एक्टिविटी करके, टच फील करके सीखता है। एनेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग यानी क्रियाशीलता, उसको फिजिकल एक्टिविटी या सच में दिखाओ कोई चीज। सेब के बारे में पढ़ा रहे हो तो अगर दिखा दिया सच में तो बहुत अच्छी बात है। बॉटल के बारे में बता रहे हो, बॉटल है सामने कॉन्क्रीट, और सिर्फ ये तो हो गया सिर्फ कॉन्क्रीट या इमेजेस के बारे में। अब आप उसको क्या करवा रहे हो, एक्टिविटी करवा दे रहे हो, यानी ना सिर्फ दिखा रहे हो, सबसे पहले आप एनेक्टिव मोड में डाल रहे हो बच्चे को। एनेक्टिव मोड क्या होता है भाई, आपने एक, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी पिक्चर, ट्राइंगल को उसको ले गए कहीं जहां पहाड़ है, सीधा दिखा दिया आपने, या फिर उससे एक रेत का पहाड़ बनवा दिया। ये एनेक्टिव है कि बच्चे ने खुद से फिजिकली इन्वॉल्व होकर कुछ किया। उसके बाद कॉन्क्रीट मटेरियल, अब आप पिक्चर भी दिखा दोगे तो चल जाएगा, बाद में आप सिर्फ उसको बता भी दोगे कि एक ट्राइंगल है तो उसके दिमाग में अपने आप आ जाएगा सिंबल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं यहां, फिर इमेजेस आती हैं और फिर सिंबल्स आते हैं। कैसे, देखते हैं एक बार। जो बीएस ब्लूम है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, वो भी अपनी थियरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जेरोम ब्रूनर है, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हैं, बट ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। इन्होंने ये 3 स्टेजेस दी हैं, अभी जो हमने बात की थी EIS से आप याद रख सकते हैं। एनेक्टिव यानी बच्चे को मूवमेंट और एक्शन के थ्रू पहले आप कुछ सिखाते हैं। जैसे किताबें भी आप बचपन में लाएंगे ना, तो आजकल उसमें वो होता है एक, मान लो रिडल है तो उसमें से वो ए को भी बनाएगा, जोड़ जोड़ के कुछ निकाल के, कुछ लगा के पीसेस, तो वो फिजिकली एक्टिव है वहां। दूसरी चीज आती है आइकॉनिक, आइकॉन्स या इमेजेस के थ्रू देखना। यहाँ पे प्ले विद अ बुक यानी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, कॉन्क्रीट रूप में इन्वॉल्व है। लर्न थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स, अब यहाँ पिक्चर्स को देख करके या आइकॉन्स को देख करके सीख रहा है। अब इसमें किताब से नहीं खेल रहा कि कोई पीस निकाल के लगा रहा हो। वो आती है ना पिक्चर्स जिनमें, याद कीजिए, वो जिराफ बनाना है तो जिराफ बनाने के लिए बच्चों को उसकी गर्दन लगानी पड़ेगी पहले, फिर उसका नीचे का पार्ट लगाना पड़ेगा। ये एनेक्टिव मॉडल है जिसको हम कह रहे हैं कि बच्चा फिजिकली एक्टिव है वहां। फिर आता है आइकॉनिक मॉडल के बच्चे ने ए फॉर एप्पल किताब से पढ़ लिया देख देख के, आइकॉन्स या पिक्चर्स के थ्रू। फिर आता है सिंबॉलिक, ये नेक्स्ट स्टेज है, यानी सिंबल्स के थ्रू, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। अमूर्त जो सिंबल्स हैं उनसे भी वो सीख जाएगा। जैसे आप रिसर्च के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आपको बता दिया कि मान लो एक ट्राइंगल है, तो आपने दिमाग में इमेजिन कर लिया, या ए फॉर एप्पल होता है तो ए से आपको समझ में आ जाएगा। एनेक्टिव क्या है, बच्चा 0 to 3 ईयर्स में ये चीज ज्यादा एक्टिव है, ये 3 से 6-7 साल तक भी चल जाता है। फिर उसके बाद अबव 7 और 8 ईयर्स क्या होगा, सिंबल्स के थ्रू आप सीखने लगते हैं, ज्यादा पिक्चर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप एक और एग्जांपल या एक और पिक्चर से समझ सकते हैं कि जो जेरोम ब्रूनर का डेवलपमेंट की थियरी है या कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास की थियरी है, स्पाइरल करिकुलम भी इन्होंने दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी हम। क्या है कहानी, ब्रूनर कह रहे हैं अब ये 3 स्टेजेस हैं। एक है एनेक्टिव, जिसको क्रियाशील कह सकते हो आप, जन्म से 2-3 साल तक, एज नहीं पूछता इसमें जनरली। फिर आता है आपका आइकॉनिक यानी आइकॉन्स या सिंबल्स के थ्रू सीखना। आइकॉनिक क्या है, ये आइकॉनिक। देन आता है आपका सिंबॉलिक, सिंबल्स के थ्रू ही सीख जा रहे हैं अब आपको जरूरी नहीं है पिक्चर की जरूरत पड़े या कोई एक्टिविटी करके ही समझ में आए कोई चीज, ठीक है जी। तो एनेक्टिव क्या है, बच्चे को आप लेके गए कहीं और उसको सामान दिया आपने कि बेटा ये ट्राइंगल बनाओ, देखो तो ये ट्राइंगल उसने रेत से बना लिया मान लेते हैं, या पेंट वगैरह लेकर के कुछ बनाया उसने प्रॉपर। वो पजल सॉल्विंग आता है ना, तो पजल को इस्तेमाल करके अपने हाथों का, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके कुछ बनाया प्रॉपर। ये हुआ एनेक्टिव, जहां वो एक्टिव है फिजिकली, ठीक। अब जब वो बड़ा होता है 3 साल के बाद, आप जो ये सिंबॉलिक स्टेज जिसको हम कहते हैं, वो सिंबॉलिक स्टेज अभी आगे डेवलप भी तो होगी। सिंबल्स के थ्रू सीखना पहली बार 2 से 7 वर्ष में सीखा है, वो है सिंबॉलिक स्टेज पे आ जाएगी। लेकिन सिंबल्स और आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे बाकी स्टेजेस में भी, ऐसा थोड़ी बाद में सिंबॉलिक स्टेज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगली बार उसको ट्राइंगल बताने के लिए जरूरी नहीं आप उसको सिर्फ पिक्चर दिखा देंगे ट्राइंगल की, 2 से 7 जो 7 वर्ष का बच्चा है 3 से 7 के बीच में, तो वो समझ जाएगा इस चीज को, सिंबॉलिक रूप में भी समझ जाएगा। लेकिन प्रॉपर सिंबल्स ये कह रहे हैं बाद में सिखाओ, सिंबल्स के थ्रू, अभी इमेज के थ्रू सिखाओ, आइकॉन्स के थ्रू सिखाओ, पिक्चर्स के थ्रू सिखाओ, ठीक। फिर सिंबॉलिक थॉट आता है, आपने ट्राइंगल बताए और कहा कि अज्यूम कर लो इसकी ये साइड है इतने सेंटीमीटर, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये क्या कर लो, अज्यूम कर लो, यानी सिंबल्स के थ्रू सिखा रहे हैं अब आपको ना ट्राइंगल अलग से कोई पिक्चर दिखाने की जरूरत है तब पता लगेगा ट्राइंगल है ना, और ना आपको कोई रेत में बनवा के दिखाने की जरूरत है। तो ये एनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 स्टेजेस हैं किसकी, जेरोम ब्रूनर की। वो आपको आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए हैं वो भी बता दो। तरुण अभी